गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी मैं जो टॉपिक लेऊंगा वो है डीएनए रेप्लिकेशन का। पहले डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा एक एक्सपेरिमेंट करवाना है मेरे को आज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। जो दो एक्सपेरिमेंट तो हमने कल किए थे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और हर्षेचेस एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी आएगा, जो वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। और फिर डीएनए रेप्लिकेशन पहले एनसीईआरटी से लूंगा, डिटेल में बाद में लूंगा। जो तो पहले देखते हैं क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन हम बताएं, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बनते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो ही डीएनए बनता है या आरएनए बनता है। जो तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बने, इसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अलग होते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड अलग होते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। अगर राइबो न्यूक्लियोटाइड से आरएनए बने वो तो अलग चीज हो गई, वो अलग कराऊंगा मैं। जो मैं बोल रहा हूँ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, उससे डीएनए बने। न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए के, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, उनसे डीएनए बने, इसी को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। अच्छा, ये डीएनए है और ये ले लो, छोड़ो ना इसको। ये डीएनए है और ये डीएनए के ये दो स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये है पेरेंटल। ये भी पेरेंटल, ये भी पेरेंटल, ये नॉन पेरेंटल है। ये पहली सेल है और ये दूसरी सेल है। एक सेल है उसमें दो डीएनए है। एक स्ट्रैंड है डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड है। एक सेल है उसमें दो डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए मॉलिक्यूल्स एक ही है। फिर बाद में एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बन गई। ये एक सेल थी, इससे दो सेल बन गई। अब इस सेल के पास डीएनए, इसके पास डीएनए कौन सा है, तो बोले पहले वाले जो सेल था उसका एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड इसने अपना नया बनाया है। जो इस तरह की डीएनए रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, जिसमें एक स्ट्रैंड पहले का एक नया बनाया, एक पहले का एक नया बनाया, उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। वन स्ट्रैंड इज ओल्ड and one is new। अरे क्यों ले लो यार, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, सेल नई बनी तो ये दोनों अलग हो गए। एक स्ट्रैंड तो पुराना है, एक नया बढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। किसको बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसमें एक स्ट्रैंड पुराना होता है, एक स्ट्रैंड नया बनता है। सिर्फ एक स्ट्रैंड बनता है, एक तो पुराना ही होता है, तो एक स्ट्रैंड नया बनता है। जो तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव बोलोगे। तुम बोलोगे सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है। कंजर्वेटिव का मतलब पुराना, सेमी मतलब आदमी नहीं बोलते थे, बड़ा कंजर्वेटिव आदमी, मतलब जो समय के साथ साथ बदल लेना, पुराना टाइप का आदमी जो होता है उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो ये सेमी कंजर्वेटिव है, इसमें एक स्टैंड तो पुराना ही है लेकिन एक स्टैंड नया बना, इसलिए आधा कंजर्वेटिव है, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। मोस्टली डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होती है। मैं दिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है करके दिखाऊंगा तुम्हारे को। एक्सपेरिमेंट से बताएंगे जो कौन प्रूव डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव में कराऊंगा भी, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि वास्तव में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। दो साइंटिस्ट है जो इसको प्रूव करेंगे, वो मैं कराऊंगा। जो डीएनए रेप्लिकेशन ये तो होगी सेमी कंजर्वेटिव। दो टाइप की और होती है जो मोस्टली मिलती नहीं है, बस ये टाइप याद रखना। जो अगर ऐसे हो जाते तो क्या बोलते हैं, ये दोनों स्टैंड इधर चले जाते, इसको क्या बोले, डीएनए के दो स्टैंड है, दोनों के दोनों एक में चले गए और एक तरफ नए स्टैंड आ गए। डीएनए दो स्टैंड बड़े, एक साइड में नए, एक में पुराने। तो मर्जी है जो बोलना चाहो, चाहे इसको कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, इसको कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव बोलना पड़ेगा। दोनों स्टैंड नए बने हैं, नए एक साइड में दोनों स्टैंड नए हैं, तो इसको नॉन कंजर्वेटिव, बिल्कुल नया टाइप का आदमी है, नया टाइप के सेल डिवीजन है, इसमें पुराना कुछ भी नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे। और एक तीसरी डीएनए रेप्लिकेशन और होती है, उसको बोलते हैं
तीसरी होती है डिसरप्टिव डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए टुकड़ों में टूट जाएगा, पीसेस में टूट जाएगा और हर पीस से नया डीएनए बनेगा। डीएनए रेप्लिकेशन डिसरप्टिव कब बोलते हो? जो डीएनए टुकड़ों में टूट जाए, हर टुकड़े से नया डीएनए बन जाए तो क्या बोलोगे? डिसरप्टिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो 3 टाइप की डीएनए रेप्लिकेशन होती है। वास्तव में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं। एक्सपेरिमेंट प्रूव करेगा वास्तव में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होती है। एक स्ट्रैंड पुराना होता है, एक नया होता है। एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं मुझे। पहला है डीएनए रेप्लिकेशन वास्तव में सेमी कंजर्वेटिव करके देखते हैं। तो हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट किया था मैसेच्यूसेट्स में 1958 में। हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट था 1952 में, लेकिन मैसेच्यूसेट्स एक्सपेरिमेंट है 1958 में। यानी हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट के 6 साल बाद मैसेच्यूसेट्स ने एक्सपेरिमेंट किया है। हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट भी इकोलाई बैक्टीरिया पे था, मैसेच्यूसेट्स एक्सपेरिमेंट भी इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर ही है। मैसेच्यूसेट्स एंड स्टाल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन इकोलाई बैक्टीरिया। हर्शे और चेस ने भी इकोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया था, मैसेच्यूसेट्स ने भी इकोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, क्या एक्सपेरिमेंट था ये? क्या एक्सपेरिमेंट था? तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन 15 यूज किया था। हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है वो N15 यूज की इसने, N14 यूज नहीं की। तो हैवी आइसोटोप यूज किया। अगर एटॉमिक मास ज्यादा होता तो हैवी होता वो एटम, एटॉमिक मास कम हो तो लाइट होता है एटम। N15 का एटम उसने यूज किया है। किसने? मैसेच्यूसेट्स ने। डीएनए के अंदर यूज किया है। डीएनए में N15, डीएनए के अंदर N15 एटम डाल दिया था। तो तुम बोलोगे जी N15 एटम किस फॉर्म में दिया था डीएनए को? जो तो हम बोलेंगे एक मॉलिक्यूल दिया था। मॉलिक्यूल का नाम था अमोनियम क्लोराइड। बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड में रख दिया, हैवी वाले में, जिसका नाइट्रोजन हैवी था। उस बैक्टीरिया ने इस अमोनियम क्लोराइड को बाहर सॉल्यूशन से ले लिया और उसके बाद डीएनए में डाल दिया, तो डीएनए हैवी बन गया। अब यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं करा रहा हूं। यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। गौर से देखो क्या एक्सपेरिमेंट है। और एक चीज और याद रखो, जो डीएनए का वजन चेक करने के लिए वो एक टेक्निक यूज करता था। उस टेक्निक का नाम था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। हैवी डीएनए, भारी डीएनए और लाइट डीएनए, हल्के डीएनए। हैवी डीएनए और लाइट डीएनए को सेपरेट, एक साथ सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक होती है। क्योंकि ऑर्गेनली या मॉलिक्यूल सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसमें। जो भारी मॉलिक्यूल नीचे बैठ जाते हैं, हल्के ऊपर रह जाते हैं। एक साथ कई मॉलिक्यूल सेपरेट करें तो उस टेक्निक का नाम है सीजियम क्लोराइड यूज करेंगे। अरे ये ले लो यार, ये एक ट्यूब है, इसमें सीजियम क्लोराइड भरी हुई है। सीजियम क्लोराइड और ऊपर डेंसिटी कम है, नीचे डेंसिटी ज्यादा है। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें सीजियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है और उसकी डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 2 मॉलिक्यूल डाल दो, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। कैसे? जो हैवी मॉलिक्यूल होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और क्योंकि वो भारी है नीचे जाएगा, और हल्का मॉलिक्यूल वो ऊपर रह जाएगा। तो बैंड बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स के एक साथ। नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो क्या होगा? इसमें अगर मैं नॉर्मल सॉल्यूशन रखूं तो भारी भी नीचे बैठ जाएगा, हल्का भी बैठ जाएगा, सारे मॉलिक्यूल मिक्स हो जाएंगे। लेकिन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करोगे तो उसमें क्या होगा? तो भारी मॉलिक्यूल्स वो तो नीचे बढ़ जाएगा। वो जो है मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन जो है डेंसिटी बढ़ रही है, नीचे की तरफ भारी है सॉल्यूशन रोकेगा मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ। तो भारी होगा वो तो नीचे आ जाएगा, हल्का होगा ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह से एक साथ कई मॉलिक्यूल सेपरेट कर सकते हैं। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हम कई मॉलिक्यूल एक साथ सेपरेट कर सकते हैं।
ठीक है, करें फिर स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम मैं बाद में बनाऊंगा, पहले समझा देता हूँ पूरा व्यू। पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में करेंगे एक्सपेरिमेंट। वो डायग्राम एनसीईआरटी, ये इक्वलाइन बैक्टीरिया है। एक से बनेंगे दो, दो से बनेंगे चार, चार से बनेंगे आठ। हर बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद डिवाइड करेगा। ये 20 मिनट के बाद दो बैक्टीरिया होगी, 40 मिनट के बाद, मतलब शुरुआत से 40, 20 के बाद ये, फिर अगले 20 के बाद ये चार, अगले 20 के बाद ये 8, और अगले 20 के बाद 16 बैक्टीरिया बन जाएंगे। क्योंकि इसने क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी वाले ने कि 80 मिनट के बाद कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे। एक क्वेश्चन और ही पूछ रखा हूँ, बाद में करूंगा। 20 मिनट के बाद दो बैक्टीरिया, 40 के बाद 4, 60 के बाद 8, और 80 के बाद 16, 100 के बाद में हर 20 मिनट के बाद डबल होना है बैक्टीरिया को, जो बाइनरी फिजन कर रहे हैं ना बैक्टीरिया से। अच्छा, यहां डीएनए जो लिया है वो हैवी है, हैवी N15 वाला है। शुरू में जो बैक्टीरिया जो है उसके पास जो डीएनए है वो हैवी है, N15 वाला। 20 मिनट बाद क्या होगा पता है? इस भारी का 20 मिनट बाद क्या होगा? ये दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे, इस स्टैंड अलग हो। सोल्यूशन कैसे, अब इसको कौन सी सोल्यूशन रख रहा हूं मैं इस बैक्टीरिया को? अमोनियम क्लोराइड जो दे रहा हूं वो 14 वाला दे रहा हूं। शुरू में बैक्टीरिया है उसका डीएनए N15 है, इसको रख रहा हूं N14 में। तो क्या होगा अगर वास्तव में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव हुआ? ये दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे, तो हैवी वाले और N14 वाला ये आ गया। अब बताओ डीएनए भारी है या हल्का है इन दो बैक्टीरिया के अंदर? हम बोलेंगे ना हैवी, एक स्टैंड हैवी एक लाइट है, तो इन दोनों बैक्टीरिया बोलेंगे इंटरमीडिएट टाइप, इंटरमीडिएट टाइप हो गई। 100% डीएनए इंटरमीडिएट टाइप है, ठीक है। और स्टैंड की टर्म में क्या बोलोगे? 50% स्टैंड जो है एन हैवी है और 15% स्टैंड लाइट है। दो बैक्टीरिया है, शुरू में दो स्टैंड थे, 4 स्टैंड बन गए, तो 2 हैवी स्टैंड है, 2 लाइट स्टैंड है। 50% हैवी स्टैंड है, 50% लाइट स्टैंड है, यू बोल दो। या डीएनए के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, हो गया। अगर डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होगा तो ये रिजल्ट आना चाहिए, यही आया। अगर डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तो इनमें क्या रिजल्ट आएगा? तो मैं बोलूंगा इससे 2 सेल बनेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, हैवी अलग और लाइट अलग। सोल्यूशन को भी N14 का रखा हुआ है, लगातार N14 ही देंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन N14 का ही रखना है। तो इधर से हैवी, इसके साथ सोल्यूशन का N14 आ गया, इस N14 के साथ N14 आ गया। इधर भी सेम ऐसे होगा, ये 2 स्टैंड अलग हो जाएंगे, ये और ये, इसके साथ लाइट, इसके साथ लाइट। अब रिजल्ट बताओ, 40 मिनट के बाद रिजल्ट बताओ क्या आएगा, कितने इंटरमीडिएट और कितने लाइट? तो हम बोलेंगे 2 तो हो गए लाइट, ये 2 लाइट, और ये 2 इंटरमीडिएट हो गए। 50-50%। 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स लाइट है, 50% है, 2 इंटरमीडिएट है, ये भी 50%। स्ट्रैंड की टर्म में बात करें तो कितने स्ट्रैंड है टोटल? 2, 4, 6, 8। 8 में से हैवी स्ट्रैंड 2 ही है, 6 स्ट्रैंड लाइट है, तो कितना 25% हो गए? 8 में से 2, तो क्या लिखूं? 25% हैवी स्ट्रैंड और 75% लाइट स्ट्रैंड। यहां 100% हैवी स्ट्रैंड। शुरू में यहां स्ट्रैंड जो था 100% हैवी था, अब हैवी 50% हो गए, यहां 25% हो गए। हर बार हैवी स्ट्रैंड का नंबर कम होता जा रहा है, 100, 50, 25। इसमें कितना होना चाहिए? वही लो, पहले आगे आगे देखो। और लाइट भी 50, हैवी भी 50। अब 16 में लो, खुद करके देखो इस क्वेश्चन में। ये इधर 2 स्टैंड बनेंगे,
हैवी और लाइट। राइट, इससे 2 सेल बनेंगे। इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे। अरे भाई बात ऐसी है, शुरू में जो 2 स्टैंड लिए थे N15 के, उसके बाद सॉल्यूशन N14 का है, तो वो तो N15 तो 2 ही रहने हैं, यहाँ 2 अलग हो गए, N14 का आ गए। जितने भी स्टैंड बनेंगे तो लाइट के बनने हैं, ये 2 स्टैंड से ज्यादा फालतू नहीं बनेंगे। तो बस डीएनए काउंट कर लो। जब 2 डीएनए है तो हम बोलेंगे 2 डीएनए में 50% लाइट स्टैंड, 50 हैवी। 4 डीएनए है तो हैवी तो 2 ही रहेंगे, 8 में से 2 25%। जहां 16 में से 2 ये हैवी स्टैंड रहेंगे, हैवी तो 2 ही रहने हैं, जो भी बनेंगे वो लाइट स्टैंड बनेंगे। सॉल्यूशन तो N14 का है, तो क्या होगा, इसमें 16 स्टैंड है तो 2 हैवी है, 2/16 का मतलब क्या होगा, 2/16 का मतलब ये कितने स्टैंड है, 3 6 8, 1 घंटे के बाद 8, 3 6 8 बैक्टीरिया है इकोलाई, तो 16 स्टैंड है उसके अंदर। 16 में से 2 हैवी है, तो कितने हो गए, 2/16, 1/8, 12.5% स्टैंड यहाँ हैवी है, 12.5% हैवी है। शुरू में हैवी 100%, फिर हो गए 50%, फिर 25%, फिर 12.5%, अगले में आधे आधे घर हैवी करते जाना है। 12.5 का आधा क्या होगा, 6.25, यानी 80 मिनट बाद 6.25। उसके बाद पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ऐसे काउंट करते जाओगे। लास्ट में इसकी परसेंटेज बहुत कम बच जाएगी। जैसे एक जब शुरू में 100% हैवी है, पहले डिवीजन के बाद 50%, दूसरे के बाद 25, तीसरे के बाद 12.5, चौथे के बाद 7.6 पॉइंट, 5वें के बाद 3 पॉइंट, छठे के बाद 1.5%, 7वें के बाद मतलब 1% से नीचे आ जाएंगे, जो हैवी स्टैंड कम होते चलेंगे। और लाइट इंटरमीडिएट की अगर बात करूं तो यहाँ इंटरमीडिएट 100% है। अब यहाँ इंटरमीडिएट हाफ हाफ करते चले जाओ, 4 स्टैंड, 2 इंटरमीडिएट 2 लाइट। यहाँ पे 2 ही इंटरमीडिएट होंगे, यहाँ 100% इंटरमीडिएट, यहाँ 50% इंटरमीडिएट, यहाँ 25% इंटरमीडिएट, क्योंकि 8 में से 2 इंटरमीडिएट है। तो 16 में से इंटरमीडिएट काउंट कर लोगे कितने होंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट 2 ही रहने हैं बस, और सारे बनेंगे लाइट ही बनेंगे जो। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन आते हैं। कि जो KVPY के एग्जाम है उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बैक्टीरिया हैवी बना दिया उसको, और इतने डिवीजन के बाद कितने % हैवी बचेंगे जो। तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हर के बाद में हैवी 20, पहले डिवीजन के बाद इतने %, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, लास्ट पर जाना पड़ेगा। तो ये था जो है मैसेज स्टाल एक्सपेरिमेंट को मैं डायग्राम से दिखाऊंगा। ये तो डायग्राम समझाने वाला था, अब डायग्राम है एनसीईआरटी का। जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो क्या है, देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है क्या है, देखना। ये है N15, N15, 2 स्टैंड है, दोनों N15 के हैं। उसके बाद 20 मिनट के बाद ऐसे इंटरमीडिएट टाइप। ये पूरा का पूरा हैवी था, अब हैवी स्टैंड अलग हो गए। ये पूरा हैवी था, अब हैवी अलग हो गए, हैवी से लाइट आ गया, तो क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। हैवी स्टैंड अलग और लाइट स्टैंड अलग हो गए, इंटरमीडिएट बन गया। 20 मिनट बाद, 40 मिनट बाद क्या होगा, अगले 20 मिनट बाद क्या होगा, हाँ बताओ। फिर वही सेम वही है जो अभी कराया था। जो अब दोनों स्टैंड पहले मैं स्ट्रेट दिखा रहा था ऐसे, ये दोनों स्ट्रेट हो गए, ये लाइट हो गई। अब मैं क्वाइल्ड दिखा रहा हूँ, ये दोनों N15 थे, अब ये एक हैवी एक लाइट, एक हैवी लाइट, वही इसमें दिखाया मैंने क्वाइल्ड करके। जो फिर ये अलग हो जाएगा, तो ये लाइट, ये हैवी, लाइट अलग हो जाए,
लाइट के साथ हैवी और हैवी के साथ इधर लाइट और ये हैवी। अरे भाई हैवी अलग करके उससे लाइट जोड़ दो, उसके साथ इस लाइट के साथ लाइट जोड़ दो, इस हैवी के साथ लाइट जोड़ो और लाइट के साथ लाइट जोड़ो। यही तो थे जो हमें स्टैंड में दिखा रहा था। इनको ऐसे सीधा दिखा रहा, अगर ऐसा ना दिखाना चाहो तो, अगर ऐसा ना दिखाना चाहो तो ये हैवी अलग और लाइट अलग, ये दो अलग हो गए ना, हैवी और लाइट, ये हैवी लाइट अलग हो गए, लाइट इनके साथ जुड़ गया, इसके साथ हैवी और लाइट थे और ये लाइट हैवी के साथ लाइट और लाइट के साथ लाइट, ये दो हैवी अलग हो गए, इनके साथ लाइट जुड़े और इन दो लाइट के साथ भी लाइट जुड़े। चाहे इनको क्वाइल करके दिखा लो जी। एक डायग्राम तो ये दिखाना है एनसीईआरटी का बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये डायग्राम भी। अब मैं लेता हूं सर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में कैसे बैंड बनेंगे। छोड़ो, ये यहां बैंड आ गया, ये N15 की वजह से। अगर मैं इकोलाई हैवी डीएनए वाला इकोलाई को कल्चर में रखूंगा तो पता है क्या होगा, बैंड नीचे आएगा, यहां N15, यहां बताओ इसके डीएनए को मैं लेऊंगा तो बैंड इधर बॉटम पे आएगा या टिप पार्ट की तरफ आएगा। अरे भाई ये हल्का है तो वो इधर ऊपर की तरफ आएगा, तो यहां ऊपर की तरफ आ गया ये बैंड, यहां था नीचे की तरफ, यहां आ गया बीच में। यहां क्या होगा, यहां दो बैंड आएंगे, यहां दो बैंड आएंगे और बैंड किधर आएगा, इसमें दो बैंड आएंगे, जो एक तो इंटरमीडिएट डीएनए का है, एक तो बैंड आएगा इंटरमीडिएट डीएनए का N15 और N14। भाई यहां तो बैंड था N15 डीएनए का, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ये बैंड आया इंटरमीडिएट का। यहां जो बैंड आएगा उसमें तो दो डीएनए है, लाइट भी है इंटरमीडिएट भी, ये लाइट का होगा N14 और N14। ये N15 का था, नीचे की तरफ था, फिर डीएनए N15-14 है तो इधर आ गया, और इसमें N15-14 जो डीएनए है उसका भी बैंड है और N14 का भी डीएनए बैंड इधर आएगा। N15-14 का एक बैंड और एक N14-14 का। अब ये बताओ अगला बैंड क्या आएगा, हम बोले इंटरमीडिएट दो रहेंगे तो ये बैंड उतना ही रहेगा, बस ये चौड़ा होता चला जाएगा ये ऐसे, क्योंकि N14 डीएनए बनते चले जाएंगे। अब जो पहला डीएनए N15 था, हैवी था तो नीचे था, आगे हैवी रहेगा ही नहीं, ये इंटरमीडिएट है इसलिए एक बैंड आया। आगे तो दो डीएनए आएंगे, इंटरमीडिएट लाइट, तो इंटरमीडिएट का तो फिक्स एक बैंड आना है वो, क्योंकि इंटरमीडिएट का नंबर तो उतना ही रहेगा, लाइट का नंबर बढ़ता जाएगा हर बैंड में, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था मैक्सवेल-स्टाल एक्सपेरिमेंट। समझ में ना आए तो ग्रुप पे डाल के क्वेश्चन पूछ लिया करो, जो कि यहां समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, जो ग्रुप पे डाल दिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो, मैं ताकि आंसर दे सकूं जो। अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट को, ये तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, लेकिन ये तो नॉर्मल डीएनए की बात है, इकोलाई बैक्टीरिया की डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात है। यूकैरियोट का डीएनए भी रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, ये कैसे प्रूव करोगे? प्रोकैरियोट में तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव देख लिया, यूकैरियोट के अंदर देखना पड़े तो इसका एक्सपेरिमेंट अलग साइंटिस्ट ने किया है, वो साइंटिस्ट का नाम है टेलर, और इसने एक्सपेरिमेंट किया है विक्सिया फावा। एक साइंटिस्ट है टेलर, इसने एक्सपेरिमेंट किए हैं विक्सिया फावा के ऊपर। टेलर ने एक्सपेरिमेंट किए हैं विक्सिया फावा के ऊपर, इसको बाकड़ा का पेड़ बोलते हैं। तो इसने ये प्रूव किया है कि क्रोमोसोम का डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है, नॉर्मल डीएनए नहीं, क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। जैसे ये क्रोमोसोम है, और इसने क्या यूज किया है पता है? ट्रीटिएटेड मतलब S3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर तो एक ही होता है, 1 होता है, लेकिन एटॉमिक मास 1 भी हो, 2 भी, 3 भी, 3 आइसोटोप होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, आइसोटोप बोलते हैं जो। तो हाइड्रोजन जो होता है उसके
3 आइसोटोप होते हैं। प्रोटियम, जिसमें हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा, एटॉमिक मास 1 है तो प्रोटियम, एटॉमिक मास 2 है तो ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन एटॉमिक मास 3 है तो ट्रीटियम। इसने ट्रीटियम को यूज किया है, जो टेलर साइंटिस्ट ने विक्शा-फाबा एक्सपेरिमेंट किया, और विक्शा-फाबा एक्सपेरिमेंट किया, ट्रीटियम का यूज किया इसने, टेलर ने यूज किया ट्रीटियम का। और ट्रीटियम कहाँ डाला, इसका जो बेस है थायमीन, उसमें टेलर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया विक्शा-फाबा में, और क्रोमोसोम के अंदर क्या डाल दिया, थायमिडीन डाला। थायमिन और शुगर को थायमिडीन बोलते हैं, थायमिन बेस होता है, शुगर ऐड हो जाए थायमिडीन, वो ट्रीटियम वाली थायमिडीन डाल दी। पता है क्या रिजल्ट आया, ये इसको हम बोल सकते हैं लेबल्ड, इनमें ट्रीटियम लेबल था, फिर नॉर्मल थायमिडीन में रख दिया, तो पता है क्या रिजल्ट आया, ये अनलेबल्ड है, और ये लेबल्ड है, ये लेबल्ड है। इस क्रोमेटिड में दोनों अलग हो गई, दोनों क्रोमेटिड अलग हो गई, और सॉल्यूशन है वो बगैर ट्रीटियम का है, तो वो नॉर्मल जो क्रोमेटिड आई वो नॉर्मल आ गई। तो एक क्रोमेटिड पुरानी है, एक नई आई है, वो उसमें ट्रीटियम नहीं है। नॉर्मल आई में नॉर्मल जो आई उसमें ट्रीटियम नहीं है, जो भारी थी हैवी थी उसमें ट्रीटियम था, नॉर्मल में ट्रीटियम नहीं है। इसमें ट्रीटियम था, इसमें ट्रीटियम नहीं है। तो इसने क्या यूज किया, फिर ट्रीटेड थायमिडीन यूज किया है। एक तो रखी नॉर्मल, और दूसरी मतलब एक क्रोमेटिड अलग होगी ट्रीटियम वाली जिसको लेबल का है, और नॉर्मल जो क्रोमेटिड बनी है वो बगैर ट्रीटियम की बनी है, तो ये हो गया ना, ये अनलेबल्ड। अगला अगर स्टेप हो तो क्या करोगे, फिर ये टूटेगा ऐसे, फिर इससे क्या बनेगी, एक तो ऐसे होगी और एक ऐसे होगी, इससे क्या बनेगी, ऐसे होगी, ये टूटेगा तो ये तो इधर आ गई ऐसे, इसके साथ नॉर्मल और इसके साथ नॉर्मल, वही डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव की तरह हो गया। हैवी थी, दोनों अलग हो गई, हैवी लाइट बन गई, वहां हैवी था, यहाँ ट्रीटियम है, इसमें ट्रीटियम था दोनों में, तो ट्रीटियम वाली दोनों अलग हो गई, बगैर ट्रीटियम की नॉर्मल बन गई। फिर ट्रीटियम वाली और ये बगैर ट्रीटियम की अलग हो गई, ये अलग हो गई, और बगैर ट्रीटियम वाली इसमें ऐड हो गई, इसमें ये दो अलग हो गई, ये अलग हो गई और ये अलग हो गई, इसमें भी बगैर ट्रीटियम की आ गई, इसमें बगैर ट्रीटियम की आ गई। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट था। अब मेरे को टॉपिक लेना डीएनए रेप्लिकेशन का, जो पहले एनसीईआरटी से कराऊंगा, डिटेल बाद में कराऊंगा, पर मैं देख लेता हूँ कितना वीडियो बना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में ले रहा हूं। एक बात, पहली बात कि डीएनए के बारे में कितना मैं करवा चुका हूं पता नहीं है मेरे को। +1 में मैंने कितना डीएनए करवाया था, जो या तो डीएनए को दोबारा करवाना पड़ेगा मेरे को, डीएनए को मेरे को दोबारा ही कराना पड़ेगा जो है, तो डीएनए दोबारा करा के फिर उसके बाद तो मेरे हिसाब से आधे घंटे का वीडियो बनेगा, बस यही रोक लेता हूँ, क्योंकि पहले डीएनए कराऊंगा फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा जी। पहले पूरा डीएनए करा देता हूँ मुझे ना, डीएनए मैंने +1 में कराया था, लेकिन पता नहीं कितना करवाया कितना नहीं कराया, यहाँ दोबारा करवाना पड़ेगा मेरे को, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँ। तो आज वीडियो बस आधे घंटे का ही बहुत रहेगा, ठीक है।